नमस्ते, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। आज हम क्लास 12th का विषय व्यवसाय अध्ययन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर है व्यवसाय की प्रकृति एवं क्षेत्र। इससे पहले हमने पढ़ा था कि व्यवसाय क्या होता है। व्यवसाय एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से एक व्यक्ति करता है और इसके अंतर्गत वह जो वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उनका विनिर्माण करता है या उनका जो है उत्पादन करता है और उनका क्रय विक्रय करता है, उनका वितरण करता है, विनिमय करता है। तो ये सभी क्रियाएं जो धन कमाने के उद्देश्य से, जीविकोपार्जन के उद्देश्य से एक व्यक्ति द्वारा की जाती है, उसे व्यवसाय कहा जाता है। आज हम देखते हैं व्यवसायिक में आगे जो उसका महत्व है या उसका वर्गीकरण किस तरीके से किया जा सकता है। तो व्यवसाय में लाभ की भूमिका, यानी जो एक व्यवसायी है उसने जो अपना व्यवसाय प्रारंभ किया है, तो उसके लिए उस व्यवसाय में लाभ होना क्यों जरूरी है। यदि लाभ ही नहीं होगा तो फिर उसका संचालन ही नहीं हो सकता, वह उसके लंबे समय तक कार्य नहीं कर सकता, वह गतिशील नहीं हो सकता, ना अपने व्यवसाय का विकास कर सकता है, ना नवप्रवर्तन कर सकता है। तो एक लाभ की एक व्यवसाय में क्या भूमिका होती है, तो सबसे पहला है जीवित रहना, क्योंकि व्यवसाय का उद्देश्य ही लाभ कमाना है। यदि वह लाभ ही नहीं कमाएगा तो फिर वह व्यवसाय जीवित कैसे रहेगा, वह आगे कार्य कैसे कर पाएगा। तो संगठन के चलते रहने की क्षमता, लाभ होगा तो संगठन क्या रहेगा, आराम से अपना कार्य करता रहेगा, चलता रहेगा। दूसरा है भविष्य में अपने उद्यम के विकास में सहायता, यानी जो भी भविष्य के अंतर्गत यदि वह अपने व्यवसाय का विकास करना चाहता है, विस्तार करना चाहता है, उसमें नवीन परिवर्तन करना चाहता है, तो उसके लिए भी लाभ होना जरूरी है। अधिक से अधिक मेहनत की प्रेरणा, यदि वह लाभ कमाएगा तो और अधिक कार्य करने के लिए भी क्या रहेगा, प्रेरित होगा। परंतु यदि किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं होगा, जोखिम वह वहन कर रहा है, तो एक समय के बाद जो उसमें कार्य करने की जो प्रेरणा थी, उत्साह था, वह कम हो जाता है। तो अधिक से अधिक मेहनत करने की प्रेरणा जब मिलती है, जब उसे लाभ की प्राप्ति हो। लाभकारी व्यवसाय की समाज में साख रहती है। यदि कोई व्यवसायी प्रॉफिट में रहता है तो उस व्यवसायी का समाज में नाम होता है, उपभोक्ता भी उसकी ओर आकर्षित होते हैं। और कोई डूब रहा है, जिसमें लाभ ही नहीं हो रहा है, तो कोई व्यक्ति उसके पास जाना भी पसंद नहीं करता, उसकी कोई साख नहीं बनती है। संगठन की कार्यकुशलता का माप, और कोई भी संगठन है उसकी जो कार्य कुशलता है, कार्य करने की जो क्षमता है, उसका जो माप है उसके लाभ से ही निर्धारित किया जाता है। यानी इसमें लाभ अधिक है तो ये माना जाता है कि संगठन की कार्य कुशलता, वहां की कर्मचारी बहुत अधिक योग्य है, तभी तो क्या हो रहा है, संगठन में लाभ हो रहा है। यानी जो संगठन की कार्य कुशलता है उसका माप, उसका निर्धारण भी उसके लाभ के आधार पर किया जाता है। अब व्यावसायिक जोखिम है कि एक व्यवसाय में क्या क्या जोखिमें विद्यमान रहती है, जिसका वहन एक व्यवसायी को करना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है कि भविष्य में किसी अनहोनी घटनाओं के कारण जो भी हानि होती है उसे जोखिम कहते हैं। जोखिम प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भी हो सकती है, एक व्यवसाय के अंतर्गत भी हो सकती है। यानी वह कार्य कर रहा है परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाए ताकि उसको भविष्य में क्या हो, कोई ना कोई हानि हो, यानी किसी भविष्य में कोई अनहोनी घटना जिसके बारे में पता नहीं था, उसके कारण जो हानि होती है उसे जोखिम कहा जाता है। अब जोखिम की प्रकृति क्या है कि व्यवसाय में जोखिम की क्या रहती है, हमेशा अनिश्चितता बनी रहती है कि कभी भी जोखिम आ सकती है, और कितनी आएगी यह भी क्या रहता है, अनिश्चित रहता है। यानी तूफान आ गया, बाढ़ आ गया, आग लग गई, कोई भी दुर्घटना हो गई, तो व्यवसाय में क्या रहता है, जोखिम की अनिश्चितता रहती है। अधिक जोखिम अधिक लाभ का प्रतिफल है। यह भी माना जाता है कि यदि व्यवसायी अधिक जोखिम वहन करेगा तो प्राप्त लाभ भी क्या मिलेगा, उसे अधिक मिलेगा। यानी जोखिम लाभ का क्या होता है, प्रतिफल होता है। यदि वह जोखिम ही नहीं उठाएगा, कोई कार्य ही नहीं करेगा, तो उसे लाभ कैसे होगा। यानी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जोखिम तो हर व्यवसायी को उठाना पड़ता है, और उसके बदले में ही उसे क्या मिलता है, लाभ प्राप्त होता है। सभी प्रकार की जोखिम की संभावना का अनुमान लगाना कठिन। जो जोखिम है उनकी कुछ जोखिमों का तो हम क्या करवा लेते हैं, पहले से ही कुछ ना कुछ हम बीमा करा लिया, जैसे दुर्घटना का करा लिया, अग्नि का करा लिया। लेकिन सभी प्रकार की जोखिमों का पता लगाना, अनुमान लगाना क्या नहीं है, कठिन होता है। तो प्रत्येक प्रकार की जोखिम का अनुमान एक व्यवसायी नहीं लगा सकता है।
जोखिम उठाना व्यवसाय का आवश्यक तत्व है। यानी जोखिम उठाना क्या है, व्यवसाय के लिए जरूरी है। यदि वह नया परिवर्तन करना चाहता है, अपना विकास करना चाहता है, कोई नया बिजनेस खरीदना चाहता है, तो जोखिम तो सब में है, लेकिन अगर वह कार्य ही नहीं करेगा तो उसे लाभ कैसे मिलेगा। तो व्यवसाय को जोखिम उठाना जरूरी होता है। जोखिम एक व्यवसाय का आवश्यक तत्व होता है। अब व्यावसायिक जोखिम के क्या क्या कारण हो सकता है, क्या अनहोनी घटनाएं हो सकती है एक व्यवसाय के संगठन के जीवन में। तो सबसे पहले है प्राकृतिक कारण, यानी प्रकृति के कारण कोई भी घटना घट जाए, जैसे आग लग जाए, बाढ़, तूफान, तो ये प्राकृतिक घटनाएं हो गई। आर्थिक कारण क्या हो सकती है कि बाजार की परिस्थितियों में परिवर्तन से संबंधित हानि। मान लीजिए अचानक से बाजार में कोई परिवर्तन आ गया है, लोगों की, उपभोक्ताओं की रुचि में परिवर्तन आ गया है, मांग में परिवर्तन आ गया है, तो भी क्या है, जोखिम रहती है। जैसे मांग में उतार चढ़ाव, पहले जिस वस्तु की मांग अधिक थी, अब उस वस्तु की मांग ही नहीं है, तो व्यवसाय का स्टॉक पड़ा रह जाएगा। तो ये जोखिमें भी व्यवसाय में उपलब्ध होती है। फिर है राजनीतिक कारण, यानी सरकार से संबंधित, सरकार ने कोई नियम कानून में परिवर्तन कर दिया है, नए कर लगा दिए हैं, तो इस तरीके से तो सरकार की नीतियों में व कानूनों में परिवर्तन से संबंधित हानि, तो उसके कारण उसे हानि होती है, तो उसके जो राजनीतिक जोखिम भी बनी रहती है। मानवीय कारण, उसके कर्मचारियों से, यानी असक्षम प्रबंधन, उसका जो व्यवसाय का जो मैनेजमेंट है, जो वहाँ कार्यरत मैनेजर है वह सक्षम है, उचित प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ के जो कर्मचारी है वे लापरवाही के कारण कोई हानि हो जाती है, उसके यहाँ जो कर्मचारी है उसने सही ढंग से कोई कार्य नहीं किया है और उनकी लापरवाही के कारण कोई हानि होती है, तो फिर वह सब मानवीय कारण में आती है। जैसे कर्मचारियों ने क्या कर लिया, वस्तुओं की चोरी कर ली है, या जालसाजी करी गई है, अकाउंट्स में कोई जालसाजी करी गई है, तो इस तरीके की जोखिमें मानवीय कारण के अंतर्गत आती है। इसके अलावा भौतिक व तकनीकी कारण हो सकते हैं। तकनीक में बदलाव के कारण होने वाली हानि, यानी पहले जिस तकनीक से कार्य हो रहा था, अचानक उसमें परिवर्तन आ गया और अब वह जो पहले जो टेक्नोलॉजी उसके पास थी, अब वह मार्केट में काम भी नहीं आ रही है, तो उसके कारण जो उसकी जोखिम होती है उसे तकनीकी कारण कहते हैं। जैसे गैस के रिसाव, बॉयलर के फटने आदि के कारण मशीन काम नहीं कर पाती, तो तकनीकी कारण आ गया कि मशीन ही काम नहीं कर पा रही, तो टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, तो इसके कारण जो उसको हानि होती है उसे तकनीकी कारण कहा जाता है। अब व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण, जो व्यावसायिक क्रिया है, जो एक व्यवसाय द्वारा विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं की जाती है उसका वर्गीकरण हम कर सकते हैं। तो व्यावसायिक क्रियाओं का संबंध या तो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं प्रक्रियन से होता है, या तो व्यावसायिक क्रियाएं क्या की जाएगी, इसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा, या फिर उनका प्रोसेस करके उसे अंतिम माल में परिवर्तित किया जाएगा, या उनके वितरण से, और या फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा एक व्यवसायी के द्वारा। तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन व प्रक्रियन की प्रक्रिया उद्योग से संबंधित है, यानी जो भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की जा रही है या फिर उन पे प्रोसेस किया जा रहा है, उसे एक चरण से दूसरे चरण में ढाला जा रहा है, तो ये सभी क्रियाएं उद्योग के अंतर्गत आती है। ऐसी व्यावसायिक क्रियाओं को औद्योगिक क्रियाएं कहा जाता है। और वितरण की क्रियाएं वाणिज्य से संबंधित होती है, और जो वस्तुएं बनके तैयार हो गई है, अब उसे मार्केट में बेचना है, उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है, तो जो वितरण संबंधी क्रियाएं क्या कहलाती है, वाणिज्यिक क्रियाएं कहलाती है। यह वाणिज्य से संबंधित होती है। यानी जो व्यावसायिक क्रियाएं हैं उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं, उद्योग और वाणिज्य। उद्योग का संबंध वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और उनके प्रक्रियन से है, जबकि वाणिज्य का संबंध जो है वस्तुओं के वितरण से है। तो इस प्रकार व्यावसायिक क्रियाओं को दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, उद्योग और वाणिज्य। उद्योग और वाणिज्य। कुछ व्यावसायिक क्रियाओं के उदाहरण निम्न हैं, जैसे देख लीजिए, तेल, प्राकृतिक गैस एवं खनिज का उत्खनन हो रहा है, जमीन से खोद कर ही निकाले जा रहे हैं, वस्तुओं का विनिर्माण हो रहा है, वस्तुएं बनाई जा रही है, भवन, सड़क, पुल आदि का निर्माण। तो ये सब क्या है, निर्माण से संबंधित क्रिया है, निर्माणी क्रियाएं कहलाती है। तो व्यावसायिक क्रियाओं को उद्योग व वाणिज्य में वर्गीकृत कर सकते हैं। अब उद्योग किसे कहते हैं?
उद्योग में वह सभी व्यावसायिक क्रियाएं जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन व प्रक्रियन से संबंधित है। अभी हमने देखा कि जो वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उनके उत्पादन से संबंधित क्रियाएं या उनके प्रक्रियन यानी उनके प्रोसेस से संबंधित क्रियाएं, ये सब उद्योग के अंतर्गत आती है। जैसे हमने कच्चा तेल निकालते हैं, उससे पेट्रोल, डीजल या फिर अन्य जो विभिन्न प्रकार के तेल बनाए जाते हैं, तो ये क्या एक प्रक्रिया से होकर गुजरना है। तो ये सब क्रियाएं उद्योग की क्रिया में आता है। जैसे फसल उगाना, ये एक औद्योगिक क्रिया है। मछली पालन, फूलों की खेती करना, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ये सब औद्योगिक क्रियाएं। इन क्रियाओं को करने वाली इकाइयां औद्योगिक इकाइयां कहलाती है। और जो भी औद्योगिक इकाइयां हैं, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है, उनका प्रक्रियन करती है, जैसे जमीन से खोद के कोई सामान निकाला उनका उत्खनन करती हैं, तो ऐसी क्रियाओं को, ऐसी इकाइयों को औद्योगिक इकाई कहा जाता है। उद्योगों का वर्गीकरण भी हम कर सकते हैं कि उद्योगों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है: प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग और तृतीयक उद्योग। प्राथमिक उद्योग जिसके अंतर्गत कृषि से संबंधित कार्य या उत्खनन, खान, खनिज से संबंधित कार्य किए जाते हैं, तो वह प्राथमिक उद्योग कहलाते हैं। द्वितीयक उद्योग जो विनिर्माण से संबंधित है, कारखानों से संबंधित जो है, भवन बनाना, पुल बनाना, सड़क बनाना, ये सब द्वितीयक उद्योग में आते हैं। और तृतीयक उद्योग जो सेवा उद्योगों से संबंधित है, यानी जो प्राथमिक और द्वितीयक उद्योगों की सहायता करता है कार्य करने में, तो वह तृतीयक उद्योग कहलाता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्राथमिक उद्योग। इसको 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है: निष्कर्षण और जननिक उद्योग। पहला जो प्राथमिक उद्योग है उसको हम 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं: निष्कर्षण और जननिक। अब निष्कर्षण किसे कहते हैं? जमीन से तेल निकालना, प्राकृतिक गैस है, कच्चा माल या खनिज पदार्थ को निकालना निष्कर्षण उद्योगों के अंतर्गत आता है। यानी जमीन खोदकर जो हम माल बाहर निकालते हैं, जैसे तेल निकाल लिया, प्राकृतिक गैस है या कच्चा माल है, खनिज है, जमीन खोद के निकाले जाते हैं, तो ऐसे कार्यों को निष्कर्षण उद्योगों के अंतर्गत रखा जाता है और यह प्राथमिक उद्योग का भाग होता है। फिर है वे उद्योग जो पशु व पक्षियों के पालन एवं प्रजनन में लगे हैं। मतलब ऐसे उद्योग पशु पक्षी का पालन करना, उनका प्रजनन कराने से संबंधित है, तो ऐसे उद्योगों को जननिक उद्योग कहा जाता है। या विक्रय हेतु पौधे व फूल उगाने में लगे हैं, यानी फूल उगाना, पौधे उगाना, सब्जियां उगाना, ये सब कार्य अगर किसी उद्योग के द्वारा किए जा रहे हैं तो उसे जननिक उद्योग कहा जाता है। ऐसे उद्योग जननिक उद्योग कहलाते हैं जो पशु पक्षियों के पालन और प्रजनन में लगे हुए हैं या फिर पौधे और फूल उगाने में लगे हुए हैं, वह उद्योग जननिक उद्योग कहलाते हैं। दूसरा जो पार्ट है वह है द्वितीयक उद्योग। द्वितीयक उद्योग वे हैं जिनमें प्राथमिक उद्योग के उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यानी जो प्राथमिक उद्योग के द्वारा जो भी माल निकाला गया है उसे द्वितीयक उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग करके, उसका प्रोसेस करके तैयार माल में बदला जाता है। जैसे कपास का उपयोग कर कपड़ा बनाना, तो कपड़ा कारखाने में बनेगा, यानी कारखाने से संबंधित जो कार्य हैं, कपास उगाई, सब्जियां जो खेती करना, ये सब प्राथमिक उद्योग में आते हैं। तो कपास के द्वारा कपड़ा बनाना ये द्वितीयक उद्योग में आएगा। लकड़ी का प्रयोग कर फर्नीचर बनाना, यह भी द्वितीयक उद्योग में आएगा। यानी जो औद्योगिक क्रियाएं हैं, विनिर्माण से संबंधित क्रियाएं हैं, वह सब द्वितीयक क्रिया में आती है। इन्हें निर्माणी उद्योग भी कहा जाता है। जैसे भवन, बांध, पुल, सड़क, रेल आदि को तैयार करना, यह भी द्वितीयक उद्योग के अंतर्गत आता है और इन्हें निर्माणी उद्योग भी कहा जाता है। तीसरा है सेवा उद्योग। यह उद्योग सेवाओं की उत्पत्ति, इसे तृतीयक उद्योग भी कहते हैं। तृतीयक उद्योग या फिर सेवा उद्योग, तो वह उद्योग जो सेवाओं की उत्पत्ति से संबंधित है तथा प्राथमिक उद्योग और द्वितीयक उद्योग की क्रियाओं के क्रियान्वयन में सहायता करता है, यानी उनकी मदद करता है। जैसे परिवहन है, संचार है, संप्रेषण है, बीमा है, तो ये सब सेवा से संबंधित कार्य है और ये जो मदद करते हैं प्राथमिक उद्योगों में भी और द्वितीयक उद्योगों में इनकी सहायता ली जाती है। यानी सेवाओं से संबंधित जो भी उद्योग हैं वह तृतीयक उद्योग में या सेवा उद्योग के अंतर्गत आते हैं। जैसे बैंकिंग है, बीमा, परिवहन आदि सेवा उद्योग में सम्मिलित है। विनिर्माण उद्योग, जो हमने सेकंड जो द्वितीयक उद्योग पढ़ा, उसे निर्माणी या विनिर्माणी उद्योग भी
कहा जाता है। तो उसको भी वर्गीकृत किया गया है। जैसे पहला है विश्लेषणात्मक उद्योग, 4 भागों में, क्योंकि जो द्वितीयक उद्योग है उसमें जो कच्चे माल को तैयार माल में बदला जाता है, प्राथमिक उद्योग से जो भी माल प्राप्त हुआ है, जो कच्चा माल प्राप्त हुआ है, उसकी प्रक्रिया के द्वारा उसे निर्मित माल में बदला जाता है। तो उसे 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला है विश्लेषणात्मक, यानी एक ही उत्पाद के विभिन्न तत्वों को अलग अलग करके विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। तो जैसे कच्चा तेल निकाल लिया, उससे पेट्रोल, डीजल और वैसलीन, जेली, ये सब अलग अलग करके, यानी एक उत्पाद से अलग अलग उत्पाद निकाले गए, तो उसे विश्लेषणात्मक उद्योग कहा जाता है। कृत्रिम तंतु उद्योग, विभिन्न तत्वों को मिलाकर एक नए उत्पाद का निर्माण करना। तो ये क्या है? ये कृत्रिम तंतु उद्योग है। जैसे चूना, कोयला व अन्य रसायनों के संयोग से सीमेंट बनाना, यानी विभिन्न तत्व मिलाए, चूना मिलाया, कोयला मिलाया और अन्य जो भी रासायनिक संयोग थे उनको मिलाकर सीमेंट बनाया गया है, तो इसे कृत्रिम तंतु उद्योग कहा जाता है। फिर है प्रक्रियन उद्योग, वह उद्योग जिनमें अंतिम उत्पाद को प्राप्त करने के लिए कच्चे माल को विभिन्न चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, विभिन्न अलग अलग प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। और संकलन उद्योग, विनिर्मित उत्पादों को इकट्ठा करके एक नया उत्पाद बनाना, यानी जो अलग अलग उत्पाद तैयार हुए हैं उन सबको मिलाकर एक नया उत्पाद बनाना। जैसे स्कूटर, तो स्कूटर के जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो रेडी कर लिए जाते हैं और फिर उनको संकलन करके स्कूटर बनाया जाता है। उसी तरीके से साइकिल है, रेडियो है आदि तैयार करना, ये सभी संकलन उद्योग के उदाहरण हैं। यानी जो अलग अलग विनिर्मित उत्पाद हैं जिनको तैयार कर लिया गया है, सब अलग अलग तरीके से तैयार है, लेकिन उनको मिला के जब एक नया उत्पाद बनता है तो उसे संकलन उद्योग कहा जाता है। वाणिज्य क्या होता है कि सभी हमने 2 भागों में वर्गीकृत किया था व्यावसायिक क्रियाओं को, एक उद्योग में और दूसरा वाणिज्य में। उद्योग जो है वो वस्तुओं और सेवाओं के प्रक्रियन से संबंधित था, उनके उत्पादन से संबंधित था, जबकि जो वाणिज्य है वह वस्तुओं और सेवाओं को भोक्ताओं तक पहुंचाने से संबंधित है, उनके क्रय विक्रय से संबंधित है। तो सभी उत्पादित वस्तुओं और सेवाएं लोगों को उपलब्ध कराने के लिए कुछ अतिरिक्त क्रियाएं की जाती है, यानी उनके वितरण से संबंधित जो क्रियाएं की जाती है तो उसे वाणिज्यिक क्रियाएं कहा जाता है, जो वस्तुओं को उचित स्थान पर उचित समय पे उपलब्ध कराती है। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन तो कर लिया गया उद्योगों के द्वारा, लेकिन उनका वितरण भी करना जरूरी है, तो जो वितरण संबंधी क्रियाएं हैं वे वाणिज्य के अंतर्गत आती है। वाणिज्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादकों को एवं उपभोक्ताओं के बीच कड़ी का काम करता है, यानी जो उत्पादक हैं जिन्होंने उनका उत्पादन कर लिया है, उनका जो है उनको बना के तैयार कर लिया है, उन्हें उपभोक्ताओं तक कौन पहुंचाएगा? तो वाणिज्यिक संबंधी जो कार्य है वह उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच में एक कड़ी का काम करता है। इसमें निम्न क्रियाएं शामिल होती है। वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करना, जिसे व्यापार कहा जाता है। वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय, तो जो वाणिज्यिक क्रिया है उन्हें 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला तो है वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय, जिसे व्यापार कहा जाता है, और उत्पादन स्थल से उपभोक्ता तक वस्तुओं का प्रवाह बनाए रखना व्यापार की सहायक क्रियाएं कहलाती है। उत्पादन स्थल से उपभोक्ताओं तक वस्तुओं का प्रवाह, यानी वस्तुओं को पहुंचाना, तो वह जो कार्य किया जाता है वह व्यापार की सहायक क्रियाओं के द्वारा किया जाता है। व्यापार के अंतर्गत तो वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है, लेकिन उन वस्तुओं को उत्पादन स्थल से उपभोक्ता स्थल तक पहुंचाना, यह सब व्यापार की सहायक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। तो वाणिज्य को 2 भागों में बांट सकते हैं, व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं। अब सबसे पहले हम व्यापार देखते हैं। तो सरल शब्दों में इसका आशय वस्तु एवं सेवाओं के हस्तांतरण एवं विनिमय से है, यानी क्रय विक्रय करना। उनका हस्तांतरण कब होगा? जब क्रय विक्रय होगा, यानी क्रय विक्रय से संबंधित जो भी कार्य हैं वह व्यापार के अंतर्गत आते हैं। उत्पादनकर्ता से उपभोक्ता तक वस्तुओं व सेवाओं को पहुंचाना व्यापारिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है, यानी जो उत्पादन करता है, जिसने जो उत्पादन कर लिया है, निर्माणी है, उससे उपभोक्ता तक वस्तुओं को पहुंचाने की क्रियाएं व्यापारिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है। व्यापार के लक्षण क्या है? वस्तुओं का वास्तविक इसमें क्रय विक्रय किया जाता है,
वस्तुओं के वितरण को इसमें सुगम बनाया जाता है। और व्यापार क्या लाता है? मांग और पूर्ति में समानता लाता है। यानी व्यापार के द्वारा लगातार वस्तुओं को उपलब्ध करवाया जाता है बाजार में, ताकि जो उनकी मांग व पूर्ति है उसमें संतुलन बना रहे, वस्तुओं की कीमतों में संतुलन बनाए रखे। यदि वस्तुओं की मांग बहुत अधिक है और पूर्ति नहीं हो रही है तो उस वस्तु की कीमत बहुत अधिक हो जाएगी, और यदि मांग ही नहीं है और पूर्ति अधिक हो रही है तो उस वस्तु का मूल्य कम हो जाएगा। तो उनकी मांग और पूर्ति में समानता बनाए रखना, उनमें संतुलन बनाए रखना, ताकि जो बाजार है वो एक संतुलित रूप में जो है वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध करा सके। तो ये सभी कार्य एक व्यापार के द्वारा किए जाते हैं। अब प्रचालन के आधार पर हम व्यापार को दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं कि व्यापार के अंतर्गत किस किस तरीके के कार्य किए जाते हैं। तो एक तो होता है आंतरिक व्यापार और दूसरा होता है बाह्य व्यापार। आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार। आंतरिक व्यापार जो एक देश की सीमा के अंदर ही किया जाता है उसे आंतरिक व्यापार कहा जाता है। प्रचालन के आधार पर व्यापार को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है: आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार। प्रक्रियन उद्योग। एक देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर किया जाने वाला व्यापार आंतरिक व्यापार कहलाता है। यहां पर आंतरिक व्यापार है, आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार क्या होता है? एक देश की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत किया जाने वाला व्यापार आंतरिक व्यापार कहलाता है। जो हम देश की दो प्रकार से हमने पढ़ा, व्यापार दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक और बाह्य। यानी आंतरिक व्यापार वह होगा जो एक देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत किया जाता है। ये दो प्रकार से हो सकता है। एक तो होता है थोक व्यापार, यानी उत्पादक से बड़ी मात्रा में क्रय करके विक्रेताओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेचना। जो आंतरिक व्यापार है जो एक देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर ही किया जाता है, इसे इसको हम आगे वर्गीकृत कर सकते हैं थोक व्यापारी, जिसमें उत्पादनकर्ता से बड़ी मात्रा में क्रय करेगा और थोड़ी थोड़ी मात्रा में अन्य फुटकर जो विक्रेता हैं या उपभोक्ताओं को उस माल की पूर्ति कर देगा। और दूसरा होता है फुटकर व्यापार। इसमें क्या होता है? ये जो उत्पादक हैं या जो थोक विक्रेता हैं उनसे ये खरीदते हैं और सीधे उपभोक्ताओं को बेच देते हैं, जिसे फुटकर व्यापार कहा जाता है। जो आंतरिक व्यापार है उसे दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी। थोक व्यापारी तो क्या करता है? जो उत्पादन करता है, जो विनिर्माता है, जहां पे वो वस्तु बन रही है वहां से सीधा खरीद के, बड़ी मात्रा में वस्तुओं को खरीद के जो विक्रेता है या फुटकर विक्रेता है या उपभोक्ताओं को भी सीधे थोड़ी थोड़ी मात्रा में वस्तु उपलब्ध कराता है। जबकि फुटकर व्यापारी क्या करता है? जो उत्पादकों से भी या थोक विक्रेताओं से वह क्या करता है? वस्तुओं को खरीद के सीधे उपभोक्ताओं को बेचता है। तो इस तरीके से आंतरिक व्यापार को दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। फिर बाह्य व्यापार क्या होता है? जो दो देशों के बीच में होने वाला व्यापार बाह्य व्यापार। आंतरिक व्यापार तो एक देश की सीमा के अंतर्गत ही होता है, यानी एक देश में दो राज्यों के मध्य हो गया, दो गांवों के, दो नगरों के, दो शहरों के, या फिर उसी नगर के दो व्यापारियों के बीच में हो गया, यानी देश की सीमा के अंदर अंदर होता है। जबकि बाह्य व्यापार एक देश का दूसरे देश के साथ होता है, यानी दो देशों के बीच में होने वाला व्यापार बाह्य व्यापार कहलाता है। अब यह है आयात व्यापार भी हो सकता है, निर्यात व्यापार भी हो सकता है और पुनर्निर्यात व्यापार भी हो सकता है। जैसे हमने आंतरिक व्यापार को दो भागों में बांटा, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार, वैसे ही बाह्य व्यापार तीन प्रकार से हो सकता है: आयात व्यापार, निर्यात व्यापार और पुनः निर्यात व्यापार। व्यापार सहायक क्रियाएं। व्यापार सहायक क्रियाएं किसे कहते हैं? तो वस्तुओं के क्रय विक्रय को सुगम बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की अन्य क्रियाओं की आवश्यकता होती है। कि वस्तुओं का क्रय विक्रय, हमने ये तो देख लिया कि व्यापार क्या है, वस्तुओं का क्रय विक्रय करना है, उत्पादन स्थल से उपभोक्ता तक वस्तुओं का प्रवाह करना है। लेकिन ये सब होगा कैसे? जब तक हमारे पास परिवहन के साधन नहीं होंगे, संचार के साधन नहीं होंगे, तो इन सब साधनों के फलस्वरूप ही एक व्यापार की क्रियाएं की जाती है। यानी व्यापार में सहयोग देने के लिए जो भी क्रियाएं की जाती है उसे व्यापार की सहायक क्रियाएं कहा जाता है। जैसे परिवहन है, बीमा है, संचार है, इन क्रियाओं को सहायक क्रियाएं कहा जाता है, क्योंकि व्यापार की जो मेन क्रिया है वस्तुओं का क्रय विक्रय, उसमें क्या करती है? मदद करती हैं, सहायता करती हैं, तो इन्हें सहायक क्रियाएं भी कहा जाता है। जैसे वस्तुओं को भौतिक रूप से ले जाना,
वस्तुओं को उत्पादन स्थल से उपभोक्ता स्थल तक ले जाने के लिए क्या जरूरी होगा? परिवहन जरूरी होगा। तो परिवहन व्यापार की सहायक क्रिया है। वस्तुओं का संग्रहण करना, वस्तुओं को खरीद के स्टॉक में रखना ताकि उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध करवाया जा सके, तो भंडारण ये दूसरी जो व्यापार की सहायक क्रिया है। बैंक व अन्य स्रोतों से धन की व्यवस्था करना, यानी जो व्यावसायिक क्रिया है वह संतुलित रूप से लगातार अपना कार्य करते रहे, इसके लिए हम धन की व्यवस्था कहाँ से करेंगे? बैंकिंग स्रोतों से करेंगे। वस्तुओं को हानि की दशा की जोखिम से बचाना, इसके लिए जो बीमा लिया जाएगा, तो बीमा भी क्या है? व्यापार की सहायक क्रिया है, ताकि व्यापारिक जो कार्य है वह निरंतर रूप से होता रहे। डाक व टेलीविजन सेवाओं के माध्यम से सूचना भेजना, ये संप्रेषण की क्रिया कहलाती है। यानी जो वस्तु है, जो माल है जिसका उत्पादन किया जा रहा है, उसके बारे में जानकारी उपभोक्ताओं तक डाक के माध्यम से या टेलीविजन के माध्यम से पहुंचाना, तो यह भी क्या है? व्यापार की सहायक क्रियाएं कहलाती है। विभिन्न माध्यमों से उत्पाद संबंधी सूचना उपभोक्ताओं को प्रेषित करना, यह विज्ञापन कहलाता है। इन उत्पाद के बारे में जानकारी देना, यह विज्ञापन के अंतर्गत आता है। तो ये सभी जो है, जो व्यापार की जो मेन क्रिया है, वस्तु का क्रय विक्रय करना, उसका वितरण करना, उसके लिए जो सहायक क्रिया है, उसके लिए परिवहन की आवश्यकता है, संचार, संप्रेषण, विज्ञापन, भंडारण, तो इन सभी क्रियाओं को व्यापार की सहायक क्रियाएं कहा जाता है। तो आज हमने व्यवसाय देखा। व्यवसाय क्रियाओं का वर्गीकरण दो भागों में, उद्योगों में और वाणिज्य में किया गया है। उद्योगों को भी विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया गया है और वाणिज्य को भी विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो आज सब हमने ये सब चीजें देखी। तो आज हमने व्यवसाय की प्रकृति और उसके क्षेत्र के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ा है। थैंक यू।